सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल डिकोड द पास्ट पे। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं करवाने वाला हूँ क्लास 11th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आपके मिड टर्म एग्जाम में आने में। तो इसलिए आप सभी के सभी इसको एकदम ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखो। आप अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे या स्किप करोगे तो आपके एक नंबर आपके हाथ से जा सकते हैं। और आप लोगों को भी मालूम है कि अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो आओ इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इसके साथ साथ ही। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा है, द मोस्ट फेमस नोमैडिक एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हुम। मतलब जो सबसे प्रसिद्ध घुमंतु साम्राज्य था वो किसके द्वारा स्थापित करा गया था, किसने इसकी स्थापना करी थी। तो कहीं ना कहीं जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ये वाला चैप्टर जो है किसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है, चंगेज खान के। तो जहां आपको चंगेज खान दिख जाए वहां पर इसको टिक लगा दो। तो हमारा बी ऑप्शन जो है चंगेज खान, इसको आप टिक करो और अपने एक नंबर बनाओ भाई। सकल क्या देख रहे हो, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंगेज खान जो है इसका सही आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंगेज खान बिलोंग टू विच ट्राइब। देखो चंगेज खान किस ट्राइब से बिलोंग करता था और वो कहाँ का था। ठीक है, ये क्वेश्चन आए तो आप लोगों को इस पर टिक लगाना है, मंगोल। ठीक है, चंगेज खान वगैरह कौन थे, मंगोल्स थे। ठीक है, जब भी आप इस पहले चैप्टर में पढ़ोगे तो फिर मंगोल्स ही आपको नजर आएंगे। तो मंगोल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मंगोल्स पे टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वॉज, इसको छुपा लेते हैं, व्हाट वॉज चंगेज खान रियल नेम। चंगेज खान का असली नाम क्या था। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के छुपाया कि देखता हूँ आप लोगों को पता है नहीं पता। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई, क्या है इसका आंसर। बहुत ही ईजी है, ठीक है, अगर आप लोगों ने सच में अच्छे से पढ़ा है चैप्टर तो। ठीक है, तो चंगेज खान का असली नाम क्या था, क्या बातूस का असली नाम था, या तैमुजिन उसका असली नाम था, या कुबलोई, या हुलगाओ। ठीक है, ये इसका असली नाम था, बताओ। गैस करो, फटाफट कमेंट करो, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो देखो, जब तक क्वारलटाई में पूरी सभा नहीं बैठती और उसको ग्रेट खान का नाम नहीं दिया जाता, उससे पहले ये जो हमारे चंगेज खान थे, ठीक है, और जब तक इन्होंने युद्ध वगैरह नहीं करे थे तब तक ये थे तैमुजिन। तो जब आपके पास ऑप्शन आ जाए कि चंगेज खान का असली नाम क्या था, या क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताओगे, तैमुजिन जो था इसका चंगेज खान का असली नाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आंसर देख सकते हो तुम लोग, देखता हूँ किसने सही आंसर दिया है। इन विच ईयर वॉज चंगेज खान डिक्लेयर्ड द ग्रेट खान। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि कब जो है, डेट नहीं बताई थी बट मैंने बताया था कि कहाँ पर इसको डिक्लेयर करा गया था अ ग्रेट खान। तो देखो, जब क्वारलटाई में सभा बैठती है तब इनको चंगेज खान को डिक्लेयर करा जाता है एज अ ग्रेट खान। ठीक है, और ये चीज़ होती है 1206 में। 1206 में चंगेज खान को जो है अ ग्रेट खान का टैग मिल जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द मेन मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द मंगोल्स। मंगोल की मुख्य सैन्य शक्ति क्या थी। तो देखो, इन लोगों की वैसे तो मुख्य शक्ति बहुत सारी थी मंगोलों की, बट एक मेन अगर बोला जाए, मेन कौन सा था, तो ये जो घुड़सवारी करते थे, घुड़सवारी करते हुए तीरंदाजी जो करते थे ये लोग, ठीक है, वो इनकी बहुत ही ज़्यादा मेन स्ट्रेंथ थी जिसके थ्रू इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते। तो देखो इसमें कहाँ है ये, आर्चरी और, हाँ, आर्चर्स ऑन हॉर्स बैक। ठीक है, घुड़सवार और धनुर्धारी। ठीक है, धनुर्धारी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि घोड़ों पर बैठकर इन्होंने जो आर्चरी करी है उससे इन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध जीते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान कंक्वायर्ड द चाइना। क्या नाम है, चंगेज खान, सॉरी चाइना बोल दिया मैंने, चंगेज खान और चाइना मिक्स हो गया। चंगेज खान के किस पोते ने चीन को जीता था, किस पोते ने चंगेज खान के जो है चाइना को जीता था, ये क्वेश्चन है। तो देखो, ये जो कुबलाई खान है, कुबलाई खान ने क्या करा था, चाइना पर कंक्वायर्ड करा था और चाइना को जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, छुपा लेता हूँ, ये तुमसे भी पूछूंगा फिर मैं इसका आंसर दूंगा। और दिख गया, चलो कोई बात नहीं, आपको दिख गया है, तुम लोगों ने पॉज कर लिया होगा, तेज तो हुई तुम लोग। ठीक है, हु स्टैब्लिश द युआन डायनेस्टी इन चाइना। अब सीधी सी बात है, अगर चाइना को जिस बंदे ने जीता है वही तो रूल करेगा और वही तो बनाएगा डायनेस्टीज चाइना में। तो भाई कौन होगा इसमें, बताओ आंसर। उगदेई होगा या कुबलई होगा या चंगेज खान होगा या तैमूर होगा। तो जाहिर सी बात है, जब चाइना पे कब्जा ही
कुबलई खान ने कराया है, तो यहाँ पर युआन डायनेस्टी भी तो कुबलई खान ही बनाएगा, तो कुबलई खान क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रीजन वॉज रूल्ड बाय हुलगऊ खान, जो हुलगऊ खान था उसने कौन सी जगह पर रूल करा था। चलो इसका आंसर दे दो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो हुलगऊ खान था इसने रूल करा था कहाँ पर, ईरान और इराक पर। ठीक है, ईरान और इराक पर हुलगऊ खान का कब्जा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ईरान एंड इराक। अच्छे से देख लो ये सारे के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। वॉज द कैपिटल ऑफ द मंगोल एम्पायर अंडर चंगेज खान, चंगेज खान के अंडर में इसने किस जगह को जो था अपना कैपिटल बनाया था। तो देखो जब चंगेज खान था तब चंगेज खान ने काराकोरम को अपनी राजधानी बनाया था, तो काराकोरम जहाँ पर भी दिख जाए उसको टिक लगा दो। तो काराकोरम हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो अच्छे से देखते चलो सारी पूरी वीडियो को, तभी हमारा एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाने वाला है, वरना तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। विच मंगोल रूलर शेख बगदाद इन 1258, किस मंगोल शासक ने 1258 ईस्वी में बगदाद को लूटा। तो देखो बगदाद को लूटने वाला एक ही बंदा था जिसका नाम था हुलगऊ खान, तो हुलगऊ खान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हुलगऊ खान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मंगोल पोस्टल सिस्टम वॉज कोल्ड, मंगोल की जो डाक प्रणाली थी उसको क्या कहा जाता था। डाक प्रणाली मतलब जो इनको जो भी चीज़ें पता लगती रहती थी, अपनी जो भी लेटर वगैरह होते थे, अपने पत्र वगैरह होते थे, जो भी चीज़ें होती थी इनको अपने यहाँ से दूसरी जगह भेजनी होती थी, तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता था। तो उस सिस्टम को याम बोला जाता था। ठीक है, याम के थ्रू ये डाक सिस्टम को चलाते थे। ठीक है, द मंगोल डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू, मंगोलों ने अपने साम्राज्य को किस में बांटा था। तो मंगोलों ने अपने साम्राज्य को खैनेट्स में बांटा था। ठीक है, खैनेट्स में डिवाइड करा हुआ था इसने अपने पूरे साम्राज्य को, तो खैनेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मंगोल खैनेट्स इन रशिया वॉज कोल्ड, जो मंगोल खैनेट्स थे वो रूस में उनको क्या कहा जाता था। तो रूस में उनको गोल्डन हॉर्ड्स कहा जाता था। ठीक है, गोल्डन हॉर्ड्स कहा जाता था इसको, खैनेट्स को। व्हाट वॉज अ क्वारल्टाई, ये लो क्वारल्टाई जो था उसको वो क्या था, जो क्वारल्टाई था वो क्या था, एक टैक्स था, एक लॉ था, या ट्राइबल असेंबली था, जनजातीय सभा थी, या हॉर्स रेस थी। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब हमारा दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही चल रहा था कि चंगेज़ खान को जो टैग मिला था द ग्रेट खान का, वो कहाँ मिला था, एक सभा में मिला था। ठीक है, और सभा का नाम क्या था, क्वारल्टाई। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगी, असेंबली होगी यानी सभा होगी, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ट्राइबल असेंबली यानी जनजातीय सभा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपन बढ़ते हैं। विच रिलीजन डिड मोस्ट मंगोल्स फॉलो इनिशियली, जो मूल रूप से अधिकांश मंगोल थे वो किस धर्म को मानते थे, कौन से धर्म को ये लोग माना करते थे। ठीक है, तो ये लोग क्या बुद्धिज्म को मानते थे, क्या इस्लाम को मानते थे, या फिर शैमनिज्म को मानते थे, या फिर क्रिश्चियनिटी को मानते थे। तो ये सारे के सारे जो मंगोल्स लोग थे वो शुरुआत में सबसे ज़्यादा माना करते थे, वो मानते थे शैमनिज्म को। ठीक है, शैमनिज्म को ये माना करते थे, फॉलो करते थे। द मंगोल्स यूज्ड विच एनिमल मोस्ट इन वॉरफेयर एंड ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा ये किस एनिमल का यूज़ करते थे अपने परिवहन और युद्ध में। तो जाहिर सी बात है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, घोड़े जो थे इनके मेन युद्ध में काम आया करते थे, या फिर अगर इनको याम वाला सिस्टम भी जो चलाना था, जो डाक सिस्टम था, उसमें भी घोड़ों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि घोड़े बहुत जल्दी से, आपको पता है, बहुत तेज़ दौड़ते थे। पहले के टाइम पे ऐसा तो था नहीं, रेलवे थी जो पहुंच जाए तुरंत में, तो घोड़ों के थ्रू ये लोग बहुत फास्ट अपनी चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचा देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, मार्को पोलो विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच मंगोल रूलर, जो मार्को पोलो था उसने किस मंगोल शासक के दरबार का दौरा किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा है, क्या चंगेज़ खान का करा था, हुलगाओ खान का, कुबलई खान का, या फिर बातू का। तो जो ये था, क्या नाम है, मार्को पोलो, ये जब आया था तो उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था, कुबलई खान कर रहा था चाइना में। तो फिर ये चाइना में जाकर वहाँ पर सारी चीज़ें देख दाख कर आया था, तो इसने कुबलई खान का शासन का दौरा करा था। ठीक है, वट वॉज द मंगोल लॉ कोड कॉल्ड, मंगोलों की विधि संहिता को क्या कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ कोड को क्या कहा जाता है मंगोलों की, तो यासा कहा जाता है इसको। अब देखो, इसको मैं अच्छे से डीपली पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मैं अगर इसके बारे में बताऊंगा तो ये अच्छा वाला टॉपिक है। ठीक है, तो मंगोलों की विधि संहिता को क्या कहा जाता था, तो यासा कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड चंगेज़ खान डाई, चंगेज़ खान की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, कब जो था चंगेज़ खान मर गया था। और इसके मरने के पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है कि कोई जानता ही नहीं था कि इसको दफनाया कहाँ गया है। ठीक है,
क्योंकि इसने दोनों तरीके के बंदों को ही मरवा दिया था और लोगों को पता ही नहीं कि हाँ भाई कहाँ है चंगेज़ खान या इसको कहाँ दफनाया गया। अच्छी भली स्टोरी है इसके पीछे भी। तो जो चंगेज़ खान है इसकी मृत्यु हो गई थी 1227 में, ठीक है। 1227 में इसकी जो थी डेथ हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना इस वाले चैप्टर की। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर मंगोल एक्सपेंशन? मंगोल विस्तार का मुख्य कारण क्या था? मंगोलों का जो स्प्रेड होने का मेन कारण क्या था? क्या वहाँ पे धर्म का प्रचार था, या व्यापार मार्गों की आवश्यकता थी, चारागाहों की तलाश थी, या फिर शहर बसने की इच्छा थी? तो सीधी सी बात है, ये लोग जो थे ट्राइब्स थी एक तरह की, ठीक है। नोमैडिक एम्पायर, नोमैडिक लोग ही कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं अपने पशु और एनिमल्स को लेकर। तो ये लोग कहीं ना कहीं इधर उधर जाया करते थे चारागाहों के रूप में, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? सर्च फॉर पेजर लैंड एंड चारागाहों की तलाश के लिए। तो चारागाहों की तलाश के लिए क्या करते थे? भटकते तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगले चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है व्हाट डज द थ्री ऑर्डर रेफर टू? तीन वर्ग जो थे वो किसे दर्शाते हैं? तो तीन वर्ग किसे दर्शाते हैं? देखो उस टाइम पर जो यूरोप था, यूरोप में इन तीन वर्ग की वजह से बहुत बड़े चेंजेस आए थे, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ठीक है। ये चेंजेस आए थे जिसकी वजह से हम ये तीन वर्ग हमें एक चैप्टर ही पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो क्या क्या चेंजेस हम बोल सकते हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्थाएँ, सैन्य विभाजन, या फिर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मीडिएवल यूरोप। हाँ, इससे सोशल स्ट्रक्चर जो था वो मीडिएवल यूरोप का उसमें चेंजेस आए थे, ठीक है। ये उसको दर्शाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मीडिएवल यूरोप, मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक संरचना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विच वर द थ्री मेन ऑर्डर्स इन मीडिएवल यूरोप? मध्यकालीन यूरोप के तीन वर्ग कौन से थे? मुख्य तीन वर्ग कौन से थे? तो कौन कौन से थे? देखो पहला हमारा पादरी वर्ग जो था, ठीक है, यानी क्लर्जी, दूसरा नोबेलिटी, तीसरा पीजेंट्स, ठीक है। ये पेयर जहाँ मिल जाए उसको टिक लगा दो। तो देखो ट्रेडर, टीचर्स ना, मॉन्क्स, प्रिस्ट, नाइट्स ना, ये देखो क्लर्जी, नोबेलिटी, पीजेंट्स, ये हमारा एकदम करेक्ट है। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्लर्जी, नोबेलिटी और पीजेंट्स। हमें जो है मध्यकालीन यूरोप में तीन मुख्य वर्ग कौन कौन से देखने को मिले थे? तो क्लर्जी, नोबेलिटी और पीजेंट्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्डर? पहले वर्ग में कौन था? तो अभी तो जस्ट बताया है पहले वर्ग में कौन थे? क्लर्जी यानी चर्च वाले लोग, पादरी वगैरह जितने भी लोग रहते थे वो सारे फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। तो क्या पीजेंट्स रहते थे फर्स्ट ऑर्डर में? नहीं। क्लर्जी, रिलीजन लीडर्स, पादरी वर्ग रहता था? जी हाँ, पादरी वर्ग ही रहते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्लर्जी यानी पादरी वर्ग, जो कि चर्च वगैरह के काम वगैरह करते थे, ठीक है, जो चर्च में रहते थे। वट वॉज द मेन ड्यूटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर यानी क्लर्जी? इनकी मेन ड्यूटी क्या होती थी? अब भाई सीधी सी बात है, वो लोग चर्च में हैं, चर्च के काम करते हैं, तो चर्च एक धार्मिक जगह है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो धार्मिक यानी रिलीजन चीज़ें ही करते होंगे, रिलीजियस चीज़ें ही करते होंगे। टू फाइट वॉर्स, क्या लड़ाई करते थे? नहीं भाई। टू कलेक्ट टैक्सेस, ये टैक्स कलेक्ट करते थे? नहीं। वैसे करते तो थे ये भी, बट इनको अलग टैक्स आता था, अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टू प्रे एंड कंडक्ट रिलीजियस सर्विस, जी हाँ, ये लोग प्रार्थना करना और धार्मिक सेवाएं करना ही यही इनका कार्य था, ये यही करा करते थे, ठीक है, चर्च के लोग। सीधी सी बात है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया है कि चर्च के लोग क्या करते थे। चर्च के लोग क्या ही करेंगे, ठीक है, धार्मिक चीज़ें ही करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, द सेकेंड ऑर्डर कंसिस्टेड ऑफ, दूसरे वर्ग में कौन शामिल था? दूसरे वर्ग में कौन थे? तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्लर्जी फर्स्ट नंबर, दूसरा नोबेलिटी। तो नोबल्स वगैरह जो थे, जो लॉर्ड्स वगैरह होते थे, वो हमारे सेकंड जो ऑर्डर था उसमें आते थे। तो क्या फार्मर्स आते थे, किसान आते थे सेकंड ऑर्डर में? नहीं। प्रीस्ट्स आते थे, पादरी आते थे? नहीं, ये तो फर्स्ट ऑर्डर में थे। तो क्या नोबल एंड नाइट्स आते थे? सॉरी, तो क्या नोबल्स एंड नाइट्स आते थे, कुलीन और योद्धा लोग? जी हाँ, यही सारे आते थे। तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नोबल्स एंड नाइट्स जो थे वो हमारे सेकंड ऑर्डर में आते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ड्यूटी ऑफ द नोबेलिटी? सेकंड ऑर्डर के क्या काम थे? सेकंड ऑर्डर वाले बंदे को क्या काम थे? क्या वो फार्मिंग करते थे? जी नहीं, खेती थोड़ी करते होंगे वो। क्या वो ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे? नहीं। वो क्या वो प्रोटेक्ट करते थे सोसाइटी को और फाइट करते थे, वॉर्स करते थे, समाज की रक्षा और युद्ध करना? जी हाँ, नोबल्स और नाइट्स। नाइट्स आपको पता है फाइटर्स वगैरह होते थे, और जो नोबल्स है वो सारे के सारे रिच फैमिलीज होते थे, रिच होते थे, ठीक है, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, पैसा बहुत होता था उन पर, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे? प्रोटेक्ट करते थे सोसाइटी को और फाइट करते थे, ठीक है, वॉर करते थे। द थर्ड ऑर्डर इंक्लूडेड, तीसरे वर्ग में कौन आते थे? भाई लास्ट बच गया तीसरा वर्ग। तीसरे वर्ग में कौन आएंगे? पीजेंट्स आएंगे यानी किसान आएंगे, ठीक है। तो प्रीस्ट एंड मॉन्क्स, क्या पादरी और भिक्षु आते थे? नहीं।
लॉर्ड एंड किंग्स, राजा और लॉर्ड्स आते थे? नहीं। पीजेंट्स एंड सर्फ्स आते थे? क्या किसान और जो दास होते थे वो आते थे? जी हाँ, जो पीजेंट्स एंड किसान थे वही जो थे वो थर्ड ऑर्डर में हमारे आते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे से क्या पूछ रहा है, वट वर सर्फ्स, सर्फ्स कौन हुआ करते थे? तो देखो, सर्फ्स दास होते थे, जो आप लोगों को पहले पता था, बंधुआ मजदूर की तरह जिनको काम करवाया जाता था फ्री में, पैसे ना दे के, बस कुछ खाना पीना दे दिया, बस उसी के थ्रू उनसे काम करवा लिया करते थे। तो सर्फ्स वैसे लोग हुआ करते थे। ठीक है, क्या फ्री सिटीजन्स होते थे, स्वतंत्र नागरिक होते थे? नहीं। ठीक है, लैंड ओनिंग यानी फार्मर, जो जमींदार और किसान हुआ करते थे वो थे वो? नहीं। बाउंड पीजेंट्स होते थे, मतलब बंधुआ मजदूर हुआ करते थे? हाँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था पीजेंट्स भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, जिनमें से जो सर्फ्स, जो पीजेंट्स हुआ करते थे, ये लोग बंधुआ मजदूर थे, जिनसे काम करा लिया करते थे फ्री में भी, बस थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना दे दिया। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट वाज अ मैनर इन मिडिएवल यूरोप, जो मैनर थे वो कौन थे? ठीक है, तो मैनर के बारे में पूछा, आप लोगों को पता है, देखो जब आपने चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है तो मैनोरियल स्टेट होते थे। अब ये मैनोरियल स्टेट के अंदर जो नोबल्स लोग हुआ करते थे वो सब रहते थे। ठीक है, और काम वाम करवाने के लिए पीजेंट्स को भी वहाँ बुला लिया करते थे, अलग अलग तरीके के काम होते थे। तो मैनोरियल स्टेट जो थे वो छोटे भी होते थे, ठीक है, जहाँ पे 10 से 12 फैमिली आती थी, और कहीं कहीं मैनोरियल स्टेट बड़े भी होते थे, जहाँ 50 से 60 फैमिली आती थी। ठीक है, तो मैनर क्या हुआ करते थे? क्या ये चर्च होता था? नहीं। क्या ये बैटलफील्ड होती थी, युद्धभूमि होती थी? नहीं। अ लॉर्ड स्टेट, एक सरदार की जागीर होती थी, मतलब हाँ जागीर होती थी, कि मतलब जहाँ पर वो लोग रहते थे। तो हाँ, ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ये लॉर्ड की स्टेट होते थे। ठीक है, जहाँ पर लॉर्ड्स वगैरह रहते थे। मैंने बताया छोटी फैमिलियाँ भी रहती थी, बड़ी फैमिलियाँ भी रहती थी। ये आपको मैं एमसीक्यू के साथ साथ 2-3 नंबर के क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ हाथ के हाथ, इतनी सारी चीज़ें बता दी मैंने तुम्हें, तो इसलिए अच्छे से पूरी वीडियो को देखो और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी तुम्हारी। हु वॉज द हेड ऑफ अ मैनर, जो मैनर का मुखिया था वो कौन होता था? पहली बात तो जिनकी जगह होगी वही तो मुखिया होंगे। ठीक है, तो क्या किंग होते थे, राजा होते थे यहाँ के मुखिया? नहीं। मॉन्क्स होते थे? मॉन्क्स वगैरह का तो अपनी अपनी जगह होती थी भाई, वो मोनिस्ट्री में रहते थे, अपना वहीं थोड़ा बहुत कभी कभार खेती वगैरह उनका मन करता था कर लेते थे, वरना ज़्यादातर वो अपनी पढ़ाई पे और अपने ज्ञान पे फोकस करते थे। ठीक है, मॉन्क्स वगैरह, तो मॉन्क्स तो नहीं होगा इसका आंसर। क्या लॉर्ड सरदार थे यहाँ के मुखिया? जी हाँ, सरदार ही तो होंगे यहाँ के मुखिया, जब घर उनका है, जगह उनकी है, तो वही तो होंगे मुखिया। ठीक है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड सर्फ्स प्रोवाइड टू द लॉर्ड, ये लॉर्ड को सर्फ जो थे ये पीजेंट्स, वो अपने लॉर्ड को क्या दिया करते थे? ठीक है, तो क्या गोल्ड एंड सिल्वर दिया करते थे? ये तो खुद गरीब थे भाई, ये बेचारे क्या ही देंगे इनको। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर। मिलिट्री सर्विस देते थे? किसान है कोई, वो थोड़ी है फौजी जो आके लड़ देंगे किसी के लिए। ये लेबर, रेंट एंड लॉयल्टी, तो भाई इनके पास एक ही तो चीज़ है, ये लेबर है, ऊपर से बस ये लॉयल्टी दिखा सकते हैं कि हाँ भाई हम जो हैं आपके लिए लॉयल हैं। ठीक है, श्रम, किराया और निष्ठा। ठीक है, ये लोग क्या करा करते थे, अपने लॉर्ड के लिए बस ईमानदार हुआ करते थे और अच्छे से काम करके दिखाया करते थे। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट डिड लॉर्ड प्रोवाइड टू सर्फ्स इन रिटर्न, जो ये सर्फ्स वगैरह थे ये अपने लॉर्ड के लिए तो काम कर दे रहे हैं, तो लॉर्ड इनको इसके बदले क्या दिया करता था, ये क्वेश्चन पूछा है। वेपन्स, हथियार दिया करते थे, या ज़मीन और सुरक्षा दिया करते थे, या पैसा देते थे, या जॉब्स देते थे? देखो सीधी सी बात है, इन लोगों को बस एक तरह से यूँ समझ लो तुम, बस भरम में रखा जाता था और इनको थोड़ी बहुत ज़मीन जहाँ पर इनको रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी। ठीक है, और बोल देते थे हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ रहने की इनको जगह दे दी जाती थी और इनको सुरक्षा प्रोवाइड करवा दी जाती थी। फ्यूडलिज्म वॉज बेस्ड ऑन, फ्यूडलिज्म किस चीज़ पर आधारित था? क्या पैसों पर आधारित था? ठीक है, लैंड ओनरशिप पर आधारित था, मतलब भूमि स्वामित्व और सेवा, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर, औद्योगिक उत्पादन के ऊपर, या फिर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के ऊपर? तो कहीं ना कहीं मैंने आपको खैर अभी तो ये चैप्टर नहीं डाला मैंने, बट यहाँ पर मैंने बच्चों को पढ़ा रखा है। ये फ्यूडलिज्म, ये फ्यूड वर्ड जो है ये कहीं ना कहीं एक ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन के टुकड़े के वर्ड से आए फ्यूड वर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं लैंड ओनर्स। विच इंस्टीट्यूशन वॉज मोस्ट पावरफुल ड्यूरिंग मिडिएवल टाइम, मध्यकाल में सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी थी? शक्तिशाली संस्था बोल लो या फिर यूँ बोल लो, कौन सा ऑर्डर जो था वो सबसे पावरफुल था? तो भाई फर्स्ट ऑर्डर जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि उस टाइम पे चर्च की सबसे ज़्यादा मान्यता थी और उनके पास भाई चर्च के पास अपने पैसे पूसे भी थे, और ऊपर से धार्मिक चीज़ है, तुम्हें मालूम है धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ है, तो सब लोग कहीं ना कहीं धर्म को फॉलो करते थे। तो चर्च जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज तिथ, ये जो तिथ था ये क्या था? तो देखो भाई मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें कि चर्च को भी टैक्स मिलता था। ठीक है, चर्च भी टैक्स कलेक्ट करता था, तो वो कैसा टैक्स था?
तो चर्च जो टैक्स था, जो लोग वगैरह होते थे, जो किसान होते थे, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो थे वो चर्च को दे दिया करते थे। यही टैक्स को तिथ बोला जाता था। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। चर्च का एक टैक्स हुआ करता था जिसको तिथ बोला जाता था। विच ऑर्डर वॉज एक्सपेंटेड फ्रॉम पेइंग टैक्स? कौन सा वर्ग कर देने से मुक्त था? कौन सा जो ऐसा वर्ग था, कौन सा ऐसा वो था जो बिल्कुल भी टैक्स वगैरह नहीं दिया करता था? तो वो हो जाएंगे क्लर्जी और नोबल्स। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जो थे वो टैक्स नहीं दिया करते थे। उल्टा ही जमाना था, पैसे ये कमा रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं गरीब लोग। थोड़ा अलग ही सिस्टम था ये। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कोई नहीं। वट वॉज द रूल ऑफ नाइट्स? जो नाइट्स थे उनकी क्या भूमिका थी? नाइट्स क्या करते थे? तो नाइट्स भाई थोड़ी देर पहले बताया था, वो लोग क्या करते थे? वो लोग सुरक्षा करते थे और लड़ाइयाँ करा करते थे, वॉर्स करा करते थे अपने पीपल्स के लिए। तो भाई सीधी सी बात है, फाइटिंग वॉर्स एंड प्रोटेक्टिंग। जो ये लोगों को थे ये क्या करते थे? सुरक्षित रखते थे, ज़मीनों को सुरक्षित रखते थे और लोगों के लिए फाइट करा करते थे। ठीक है, तो सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म? फ्यूडल व्यवस्था के पतन का क्या कारण था? जो फ्यूडल सिस्टम था वो कैसे धीरे धीरे खत्म हो गया, ये पूछा गया है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, राइज ऑफ टाउन एंड मनी इकोनॉमी। देखो कहीं ना कहीं ज़मीनें थी, जब ज़मीनें थी किसान वगैरह खेती करते थे तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगे, वहाँ टाउन्स बनने लग गए, इकोनॉमी में ग्रोथ आने लग गई। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूडलिज्म सिस्टम जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। ठीक हो जा। चलो अगला क्वेश्चन। हु वर्कड इन मोनेस्ट्रीज एंड प्रिजर्व नॉलेज? मठों में कौन काम करते थे और ज्ञान को संरक्षित रखते थे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, मोनेस्ट्रीज में कौन रहा करते थे? मॉन्क्स रहा करते थे भाई। और वो मॉन्क्स क्या करते थे? कभी कभार अपना खेती वगैरह करते थे अगर उनका मन करता था तो, वरना ज़्यादातर टाइम वो क्या करते थे? अपने ज्ञान पे ही काम करते थे, बुक्स वगैरह पढ़ते थे, रीड करते थे और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाते थे और संरक्षित करके रखते थे, मतलब बचा के रखते थे और भी ज़्यादा नॉलेज को गेन करते रहते थे। तो क्या नाइट्स होंगे? नहीं किंग्स, नहीं मॉन्क्स। यस, मॉन्क्स जो है इसका राइट आंसर होगा बिच्छू। सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है इसका। द डोमिनेंट रिलीजन इन मिडिएवल यूरोप वॉज? सीधी सी बात है भाई, देखो क्या क्वेश्चन पूछा, मध्यकालीन यूरोप का प्रमुख धर्म कौन सा था? जब चर्च को उस टाइम पे लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, चर्च को ही फॉलो कर रहे हैं उस टाइम पे लोग, चर्च को ही मान रहे हैं, तो चर्च जो है कौन से धर्म को रिलेट करता है या कौन सा धर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है? जाहिर सी बात है भाई ईसाई धर्म को करता है। तो फिर ईसाई धर्म जो है वो हमारा यानी क्रिश्चियनिटी, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो चैप्टर है अपना, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट इज अबाउट विच एम्पायर? किस एम्पायर के बारे में बात करी गई है इसके अंदर? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक साम्राज्य। अध्याय किस साम्राज्य के बारे में है? मौर्य साम्राज्य के बारे में है, ओटोमन के बारे में है, रोमन के बारे में है, ब्रिटिश एम्पायर के बारे में। तो जाहिर सी बात है जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे इसमें रोमन एम्पायर के बारे में ही बात करी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोमन एम्पायर। चलो बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द रोमन एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस विच 3 कॉन्टिनेंट? रोमन साम्राज्य जो है किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका, या अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका? तो देखो सीधी सी बात है भाई, 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में क्या था? फैला हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द रोमन एम्पायर? रोमन एम्पायर का कैपिटल यानी उसकी राजधानी क्या थी उस टाइम पर? तो रोमन एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी रोम उस टाइम। ठीक है, रोमन एम्पायर की राजधानी रोम थी। ठीक है, क्लियर है? Who was the first emperor of the Roman Empire? रोमन साम्राज्य का सबसे पहला शासक कौन था? तो रोमन एम्पायर का सबसे पहला शासक अगस्टस था। ठीक है, तो अगस्टस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, अगस्टस ओक्टावियन। What was the सीनेट इन रोमन पॉलिटिक्स? सीनेट रोमन राजनीति में क्या था? क्या था ये सीनेट? ठीक है, चाहे ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, सैन्य संगठन था, कोर्ट ऑफ लॉ था, न्यायालय था, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधायिका थी, या फिर एक टैक्स ऑफिस था? तो ये कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली थी। ठीक है, विधायिका थी। When did the Western Roman Empire fall? पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ? कब ये रोमन एम्पायर जो था, पश्चिमी रोमन एम्पायर जो था वो धीरे धीरे खत्म हो गया? तो इसका आंसर होगा 476। क्या हो रहा है इसको स्मार्ट बोर्ड को? 476 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। What were
प्लेबियंस इन रोमन सोसाइटी। रोमन साम्राज्य में प्लेबियन कौन होते थे, कौन थे ये लोग? रिच लैंड ओनर्स होते थे, अमीर जमींदार होते थे, या प्रिस्ट होते थे, पुजारी हुआ करते थे, कॉमन सिटीजन होते थे, सामान्य नागरिक होते थे, या फिर स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे। तो देखो भाई, ये कॉमन सिटीजन्स होते थे जिनको क्या बोला जाता था? प्लेबियंस बोला जाता था। विच सिटी बिकम द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी कौन सी बनी? तो इसका आंसर होगा आपका कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इसका राइट आंसर होगा। विच लैंग्वेज वॉज मेनली यूज्ड इन द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती थी? कौन सी भाषा जो थी उसमें बोली जाती थी मेनली? क्या ग्रीक बोली जाती थी? नहीं। लैटिन? जी हाँ, लैटिन भाषा बोली जाती थी उस टाइम पर। क्या नाम है आपके रोमन एम्पायर में, ठीक है। रोमन एम्पायर में सबसे फेमस भाषा थी उस टाइम पे लैटिन भाषा। हु रोट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ रोमन हिस्ट्री टाइटल एनल्स। ठीक है, एनल नामक पुस्तक में रोमन इतिहास का विस्तृत वर्णन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा टेसिट्स। ठीक है, टेसिट ने क्या करा था? इसका वर्णन किया था। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन द रोमन एम्पायर। मेन सोर्स क्या था रोमन एम्पायर का इकोनॉमी का? ठीक है, रेवेन्यू का। तो टैक्स थे। टैक्स नहीं होगा इसका आंसर ब्रो, एग्रीकल्चर होगा इसका आंसर। ठीक है, जो मेन सोर्स था इनके रेवेन्यू का वो होता था कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ये नहीं होगा इसका आंसर टैक्स। कर तो ये लोग तब लेंगे ना जब इनकी खेती वगैरह अच्छी होगी। ठीक है, तो ये नहीं है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? तो वो था आपका कृषि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वर नोन एज स्लेव्स इन रोमन सोसाइटी। रोमन समाज में गुलाम किन्हें कहा जाता था? ठीक है, वो किनको कहते थे गुलाम? फॉरेन मर्चेंट्स को, विदेशी व्यापारी को, कैप्चर्ड पीपल फ्रॉम वॉर्स, युद्ध में पकड़े गए लोगों को, या फिर फार्मर्स, किसानों को, या फिर जो पुजारी होते थे उनको। तो ये लोग किनको बोला करते थे ये चीज़? जिनको ये लोग वॉर्स में से उठाकर लाते थे कैदी बनाकर। तो सी इसका सही आंसर हो जाए, सॉरी बी इसका सही आंसर हो जाए। साम्राज्य, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डिड द रोमन रिपब्लिक हैव बिफोर एम्पायर। रोमन साम्राज्य बनने से पहले वहाँ किस प्रकार की सरकार थी? मोनार्की सिस्टम था वहाँ पर, डिक्टेटरशिप था, डेमोक्रेसी था? नहीं, ये तीनों के तीनों चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपब्लिक। ठीक है, गणराज्य था पहले वहाँ पर उस टाइम पे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट वाज द रोल ऑफ द सिटीजन्स इन रोमन पॉलिटिक्स। रोमन राजनीति में नागरिकों की क्या भूमिका थी? क्या उनके पास कोई राइट नहीं थे, या फिर ओनली टैक्स पेइंग, क्या केवल कर दिया करते थे? कुड वोट एंड बी इलेक्टेड, मतदान और निर्वाचित हो सकते थे? क्या वो लोग वोट दे सकते थे और साथ में खड़े भी हो सकते थे पॉलिटिक्स में? ओनली मिलिट्री ड्यूटी, केवल सैन्य सेवा। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, ये लोग वोट भी दे सकते थे और साथ में इलेक्ट भी हो सकते थे, निर्वाचित भी हो सकते थे। ठीक है, व्हाट वॉर लैटिफ्यूंडिया इन द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य में लैटिफ्यूंडिया क्या था? ठीक है, क्या थे? मिलिट्री कैंप्स थे, सैन्य शिविर थे, स्लेव प्रिजन्स थे, या फिर लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट थे, या फिर टेम्पल्स थे? तो देखो, लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट्स को क्या बोला जाता था? लैटिफ्यूंडिया बोला जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ रोमन रोड्स। रोमन सड़कों का प्रमुख कार्य क्या था? क्या होता था वहाँ पर? अभी थोड़ी देर पहले भी तो ये सेम क्वेश्चन ही आया था। जो मिलिट्री है और सेना है, इन लोगों का आने जाने का आवागमन का सोर्स, ये तो हटा दो, है ना, ये क्वेश्चन ही हटा दो। विच रोमन, अभी जो ये क्वेश्चन था रिपीट हो गया था इसलिए इसको हटा दिया। विच रोमन एम्परर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। कौन सा ऐसा रोमन सम्राट था जो कि ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ था? क्या नैरो था, अगस्टस था, या कॉन्स्टेंटाइन था, या फिर मार्कस ऑरेलियस था? तो कॉन्स्टेंटाइन जो था ये कन्वर्ट हुआ था क्रिश्चियनिटी में। विच सी वॉज कॉल्ड द रोमन लेक। किस समुद्र को रोमन झील कहा जाता था? ब्लैक सी को बोला जाता था, कैप्सियन सी को बोला जाता था, या फिर मेडिटेरियन सी को बोला जाता था, या फिर रेड सी को बोला जाता था, लाल सागर को बोला जाता था? तो मेडिटेरियन सी को बोला जाता था। ठीक है, रोमन झील था। तो रोमन एम्पायर के पूर्वी भाग को बोला जाता था बैजेंटाइन एम्पायर। बैजेंटाइन एम्पायर जो था बोला जाता था हमारे पूर्वी भाग को। इसी के साथ हमारा तीसरा चैप्टर भी डन होता है। ठीक है, मतलब थर्ड चैप्टर ऐसे बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो सेकंड चैप्टर है। बाकी अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की, अगले चैप्टर की तरफ।
तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नगर को सुमेर सभ्यता की शुरुआत का केंद्र माना जाता है? तो भाई शुरुआत का केंद्र माना जाता था इसका उर को, ठीक है, उर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो भाई दजला फरात नदी के किनारे जो है ये सभ्यता विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लेखन प्रणाली की खोज सबसे पहले किस सभ्यता में हुई थी? जाहिर सी बात है, मेसोपोटामिया पढ़ रहे हैं तो मेसोपोटामिया में ही होगी, तो मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर है। मेसोपोटामिया में उपयोग होने वाली लेखन प्रणाली क्या थी? मेसोपोटामिया में उपयोग होने वाली मुख्य जो प्रणाली थी, ठीक है, लेखन प्रणाली थी, वो थी क्यूनिफॉर्म लिपि, ठीक है, क्यूनिफॉर्म लिपि का उपयोग किया जाता था। एपिक ऑफ गिलगामेश किस सभ्यता से संबंधित था? गिलगामेश जो था वो कौन सी सिविलाइजेशन से संबंधित था? तो जाहिर सी बात है, फिर मेसोपोटामिया पढ़ रहे तो भाई मेसोपोटामिया से ही होगा, तो मेसोपोटामिया सभ्यता से जो था ये रिलेटेड था। मेसोपोटामिया में किसे लेखन का कार्य सौंपा जाता था? लेखन का कार्य किनको सौंपा जाता था? जो याजक और लेखक यानी प्रीस्ट एंड स्क्राइब जो होते थे उनको सौंपा जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्राचीन मेसोपोटामिया में शहरी जीवन का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? जो शहरी जीवन का सबसे बड़ा केंद्र था वो था टेम्पल, ठीक है, टेम्पल जो थे वो शहरी जीवन का सबसे बड़ा केंद्र थे। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा कार्य लेखन के विकास का प्रमुख कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा व्यापार और संग्रह, ठीक है, व्यापार कर और संग्रह मतलब ट्रेड एंड टैक्स कलेक्शंस, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ये मेसोपोटामिया जो था इसमें सबसे मेन व्यवसाय क्या था, बिजनेस क्या था, ठीक है। शिल्पकला थी, कृषि थी, व्यापार थी या सैन्य सेवा? तो भाई जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसके सबसे प्रमुख व्यवसाय काम धंधे का वो क्या था? कृषि था, ठीक है। सुमेर में शहरी जीवन का केंद्र क्या था? जो सुमेर था उसमें शहरी जीवन का केंद्र क्या था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मंदिर, ठीक है, टेम्पल। सुमेर सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? जो सुमेर शहर था उसकी मुख्य विशेषता क्या थी सुमेर की? वट वॉज द मेन फीचर ऑफ द सुमेरियन सिविलाइजेशन? साम्राज्य विस्तार, एम्पायर एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन है, सुमेर सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक है, यानी व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द सुमेरियन सिविलाइजेशन? साम्राज्य विस्तार, ठीक है, यानी एम्पायर एक्सपेंशन, लेखन प्रणाली का विकास, बौद्ध धर्म का प्रचार या लोकतंत्र की स्थापना? तो भाई लेखन प्रणाली का विस्तार, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बार बार पढ़ रहे हैं जो सुमेरियन जो वो थी सभ्यता थी उसमें लेखन प्रणाली, तो कहीं ना कहीं लेखन प्रणाली जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा, व्हाट डज द वर्ड मेसोपोटामिया मीन? मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? अ लैंड ऑफ रिवर, नदियों की भूमि, ठीक है, अ लैंड बिटवीन टू रिवर, दो नदियों के बीच की भूमि, तो इसका आंसर यही होगा बी, दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। अगला क्वेश्चन पूछा है, द अर्लीस्ट रिटन डॉक्यूमेंट वर यूज्ड फॉर? सबसे प्रारंभिक लेखन का प्रयोग किस लिए किया गया था? तो किस लिए किया गया था भाई शुरुआत में? तो कहीं ना कहीं इनको हिसाब किताब रखना होता था, हिसाब किताब के लिए ये चीज़ करी गई थी, ठीक है। ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार और प्रशासन। द अर्लीस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स वॉज यूज फॉर? सबसे प्रारंभिक लेखन का प्रयोग किस लिए किया गया था? तो भाई देखो इसके ऑप्शंस क्या लिखे हैं, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, साइंस के विज्ञान के लिए, या ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो जी हाँ, इसका आंसर ये हो जाएगा व्यापार और प्रशासन के लिए, क्योंकि इनको वहाँ पर लेखन कला की ज़्यादा जरूरत पड़ रही थी, रिटन डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पर व्यापार में हिसाब किताब करना होता है, तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा जरूरी था ये, ठीक है। वट मटेरियल वॉज यूज फॉर रिटन इन मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया में लेखन किस पर किया जाता था? किस चीज़ पर किया जाता था लेखन? पेपर पर किया जाता था, एनिमल स्किन पर किया जाता था, पशुओं की खाल पर, या क्ले टैबलेट यानी मिट्टियों की पट्टिकाएँ? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्ले टैबलेट्स, क्योंकि मिट्टी की पट्टिकाओं पर क्या करा जाता था उस टाइम पर? लिखना करा जाता था, ठीक है, लिखाई वगैरह करी जाती थी। मेसोपोटामिया में मंदिरों को क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया में मंदिरों को क्या कहा जाता था? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, छोड़ के आ रहा हूँ, बार बार आ ही जा रहा है। तो जिगुरत्स कहा जाता था, ठीक है, मेसोपोटामिया में टेम्पल्स को। मेसोपोटामिया सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू? मेसोपोटामिया समाज किस प्रकार विभाजित था? किस प्रकार जो था मेसोपोटामिया वो विभाजित था? ओनली किंग्स एंड स्लेव्स, केवल राजा और दास पर था? अपर मिडिल एंड लोअर क्लासेस, उच्च मध्य और निम्न वर्ग, या फिर क्लर्जी एंड फार्मर्स, या फिर इक्वल सिटीजन्स? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी,
अपर मिडल एंड लोअर, यानी उच्च मध्य और निम्न वर्ग, ठीक है, इस पर आधारित था। इसी के साथ अपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपनी हिस्ट्री के, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, वो यहाँ पर खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं पेपर के बाद। बाय बाय।